आज के पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास पशु पोषण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वितीय दिवस के प्रथम कार्यशाला सत्र में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यशाला की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हो रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं सभी मंचस्थ महानुभावों को दीप प्रज्वलन के लिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते। हमारे बीच ऐसे एक व्यक्तित्व आ रहे हैं जिनका लगभग पशुपालन क्षेत्र का विविध राज्यों का लगभग 40 साल का अनुभव है। बहुत ही प्रतिभाशाली है। उनका जो इसमें नॉलेज है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल न्यूट्रिशन में उनकी बहुत अच्छी सेवा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में और बाहर भी। तो पशुपालन में हानिकारक तत्व, पशुपालन में जो हानिकारक तत्व होते हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश पाराशर जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी दीप प्रज्वलन की कार्यवाही चल रही थी, दो लाइनें मुझे किसी शायर की याद आ गई कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए। डॉक्टर गोपाल दास नीरज की ये काल यही लाइनें हैं जिन्हें हम अक्सर बोला करते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं सबसे पहले उन चरणों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी आभा से पूरे विश्व में जो प्रकाश फैलाया है। आज पूरी दुनिया योग के लिए नतमस्तक है। 21 जून का दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस योग की शुरुआत वहाँ से होती है। उस श्रीपीठ को, उस व्यासपीठ को मैं चरण स्पर्श करते हुए, साथ ही परम श्रद्धेय गुरुजी का, अगर गुरुजी होते तो उनके लिए दो लाइनें मैं लिख करके लाया हूँ, उनको उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का वंदन और अभिनंदन करते हुए, साथ में हमारे मंचासीन जो विभूतियाँ बैठी हैं, कहते हैं कि हर सफलता के लिए कुछ अच्छे मार्गदर्शक चाहिए। ऐसे मार्गदर्शक हमारे बीच में हैं। आप सभी को नमन करते हुए पुनः मैं अपने विषय पर आता हूँ। कल बहुत कुछ कहा गया। डॉक्टर मान ने जो शुरुआत दी थी आपकी हौसला अफजाई की, मैं उसी कड़ी को बढ़ाते हुए 4 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूँगा कि कंधों से कह दो कि झुकना मना है, कंधों से कह दो कि झुकना मना है, बोझ उठाने की ताकत अभी बाकी है दिल में, बोझ उठाने की ताकत अभी बाकी है दिल में। अरे कदमों से कह दो, कदमों से कह दो कि रुकना मना है, कदमों से कह दो कि रुकना है मना। अरे जीत की चाहत अभी बाकी है दिल में, जीत की चाहत अभी बाकी है दिल में। और ये लाइनें अगर आप तक पहुंच जाएं, आपके दिल को छू जाएं, तो मेरे लिए नहीं, उसके लिए बजाइएगा। अगर खफा है तकदीर, अगर खफा है तकदीर तो रहने दो खफा, अगर खफा है तकदीर तो रहने दो खफा। खुद लड़ने की हिम्मत अभी बाकी है दिल में, खुद लड़ने की हिम्मत अभी बाकी है दिल में। और आखिरी 4 लाइनें कि गलत फहमी है ज़माने को, गलत फहमी है ज़माने को कि हार गए हम, गलत फहमी है ज़माने को कि हार गए हम। अरे जीत से मोहब्बत अभी बाकी है दिल में, जीत से मोहब्बत अभी बाकी है दिल में। 2 लाइनें पतंजलि के लिए, जिन्होंने पशु आहार नहीं खिलाया, जिन्होंने पतंजलि पर विश्वास नहीं किया, जरा देखिए 2 लाइनें कहाँ से कहाँ ले जाएंगी।
कि कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। इसलिए यकीन जान लीजिए कि पतंजलि का जो उत्पाद है उस पर भरोसा करना नहीं है, अरे भरोसा पहले से है। और मैं अपने संबोधन में आपको बताऊंगा कि कैसे पतंजलि के उत्पादों का प्रयोग करके आप पशु के दुग्ध उत्पादन को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूं, 2 लाइनें मुझे आपके लिए और बोलनी हैं कि फूलों की तरह मुस्कराते रहिए, फूलों की तरह मुस्कराते रहिए, अरे भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। अरे चुप रहने से तो रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, चुप रहने से तो रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। अरे कुछ इनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाते रहिए, कुछ इनकी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पलों को, भूल जाइए शिकवे शिकायतों के पलों को, और छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए, छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। कि तुमने मुझे तराश कर, तुमने मुझे तराश कर हीरा बना दिया, तुमने मुझे तराश कर हीरा बना दिया, वरना हमारा भी शुमार उन्हीं पत्थरों में था, वरना हमारा भी शुमार उन्हीं पत्थरों में था। धन्यवाद। आपकी तालियों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मैं पूर्ण रूप से अपने विषय पर लौटते हुए कुछ तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 40 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती हो रही है। आज हमारे देश में 40 करोड़ एकड़ पर खेती हो रही है। 50 करोड़ से अधिक पशुधन है, 50 करोड़ से अधिक पशुधन है। इसमें से 20 करोड़ दुधारू पशु हैं, इसमें से 20 करोड़ दुधारू पशु हैं, जिसमें से 3 करोड़, मात्र 3 करोड़ देशी गौवंश है, जो कि 2012 की अपेक्षा में 2016 में करीब 3.5% की कमी आई है। आप कहाँ हैं सब? 3.5% की कमी आना भारतीय गोवंश में ये चिंता का विषय है। एक देशी गाय के गोबर से लगभग 30 एकड़ भूमि को रासायनिक खादों से मुक्त कराया जा सकता है। ये प्रयोग हमारे देश में हो चुका है और पतंजलि का जो अगला जो कदम है वो देशी गाय को प्रमोट करना, देशी गाय को जन जन तक पहुंचाना। इसका मतलब है कि आने वाले दशक में हम अपने देश को रासायनिक खादों के विष से, उसके जहर से मुक्त कर देंगे। मुझे पशुपालन के उस विषय को दिया गया है जिसका नाम है कि हानिकारक तत्व क्या हैं। मैंने कुछ हानिकारक तत्व जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, इस गोष्ठी के लिए बहुत प्रासंगिक हैं, उनको मैंने क्रमबद्ध किया है। सबसे पहला है दुग्ध उत्पादन में कमी, दुग्ध उत्पादन में कमी। इसके लिए मैंने 3 चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया है। पहला है पेट के कीड़े। पेट के कीड़े, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 65 तरह के पेट के कीड़े होते हैं जानवर के, पशु में, और जो कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां पर पेट के कीड़े ना हो। और संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है कि यदि 1 ग्राम गोबर को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख, कितना बोला मैंने? 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख
पेट के कीड़े, उनके बच्चे, उनके अंडे आपको उसमें मिल जाएंगे। और मजे की बात देखिए कि पचे हुए भोजन का, पशु के अंदर पचे हुए चारे दाने का लगभग 40% ये पेट के कीड़े खुद खा जाते हैं। तो पशु को कितना मिला? कुल 60%। और हम कहते हैं कि हमने जानवर को बहुत खिलाया है। इसलिए पेट के कीड़े जो हैं, जिसे वर्म्स कहते हैं, इनका बहुत ज़रूरी है कि इनका जो समाधान है बिल्कुल करते रहना चाहिए। और आज की जो वेटनरी साइंस है उसमें हर 90 दिन के बाद पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए। वो 120 दिन या 4 महीने वाला जो समय है वो घट करके आ गया है कि हर 90 दिन पर पेट के कीड़े मारने का दवा आपको देना ही देना है। और कैसे देना है? हर बार दवा बदल करके देना है, दवा का साल्ट बदल करके देना है। और वो 4 बार कब होते हैं? मैं 4 बार को आपको बता दूं। वो 4 बार देना है ना हर साल में, वो 4 बार कैसे कैसे होंगे? लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि बरसात के पहले और बरसात के बाद। ये सबसे 2 जरूरी चरण हैं, बरसात के पहले और बरसात के बाद। 2 तो ये हो गए। तीसरा है दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। और चौथा चरण है पेट के कीड़े मारने का होली के आसपास। बहुत जरूरी है ये भी, होली के आसपास ये आपको दवा देनी है। और 4 बार बदल बदल करके दवा देनी है। एक दवा का प्रयोग दोबारा नहीं होना है। और याद कर लीजिएगा, आज पशुओं के पेट के कीड़े मारने की दवाएं बाजार उनसे भरा पड़ा हुआ है। आप लेने जाइए, 50 तरह के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। दिक्कत क्या हो गई है कि पशुपालक को कोई जानकारी नहीं है। वो पेट के कीड़े मारने की दवा के लिए दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उसको अनब्रांडेड, क्योंकि अनब्रांडेड बेचेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, वो ब्रांडेड चीज़ कभी नहीं देगा। क्योंकि ब्रांडेड बेचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये मिलेंगे, अनब्रांडेड बेचेगा तो उसको 30-40 रुपये मिल जाएंगे। इसलिए दवाओं का चयन उनकी कंपनी को देख करके करना चाहिए। जैसे बरसात के पहले हमने जो अपने सिस्टम को जो बनाया है उसमें बरसात के पहले एल्बेंडाजॉल के साथ हम डिवर्मिंग करवाते हैं। अच्छी कंपनी का एल्बेंडाजॉल उसका इस्तेमाल करें। और बरसात के बाद ये बहुत ज़रूरी है, पशु के दूध के उत्पादन को बनाए रखने के लिए बरसात के बाद का जो डिवर्मिंग है, पेट के कीड़े मारने की जो प्रक्रिया है, वो एक खास दवा से, वो दवा का नाम याद कर लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, दवा का नाम लिख लीजिएगा, नियोजाइड प्लस। नियोजाइड प्लस, नियोजाइड प्लस। वैसे और भी बहुत सारी दवाएं हैं, मैं एक खास दवा इसलिए बता रहा हूं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है हम अपनी गौशालाओं में इसी का प्रयोग करते हैं। ये नियोजाइड प्लस, इसकी 1 ग्राम की गोली होती है, 4 गोलियां आपको देनी है एक ही बार में। चाहे जानवर बच्चा दे चुका है और चाहे गाभिन है, बिल्कुल उसको नहीं देखना है। ये नियोजाइड प्लस 4 गोली जो कूट करके गुड़ में या आटे में उसके पेट में पहुंचा दीजिए। एक चीज़ और सूचित करता चलूँ मैं आपको कि एल्बेंडाजॉल जो मैंने आपको बताया है, ये एल्बेंडाजॉल 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, अगर ये पशु गाभिन है इतने दिन का, तो उसको एल्बेंडाजॉल देने में थोड़ी सी सतर्कता बरतिए। खास तौर से 1 या 1.5 महीने वाले पशु को तो बिल्कुल मत दीजिए। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं? अरे लग रही है तो यार बजा दिया करो, तो मुझे भी तो लगे। हाय क्या कहने, क्या कहने, इधर से नहीं आई हैं, ईमानदारी का परिचय दीजिए। और तीसरी बार है दिसंबर के महीने में। दिसंबर में एक अच्छा फेनबेंडाजॉल का इस्तेमाल करिए। हम लोग पेनाकर का इस्तेमाल करते हैं। पेनाकर की 4.5 ग्राम, 3 ग्राम बिल्कुल काम नहीं करेगा, माफ करिएगा 3 ग्राम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है इस समय। इसका रिकमेंडेड डोज 3 ग्राम का है। हमने अपनी गौशालाओं में जब 4.5 ग्राम दिलवाया तो देखा बड़े अच्छे परिणाम आए। तो दिसंबर की जो पेट के कीड़े मारने की दवा है वो है पेनाकर 4.5 ग्राम। अब जी सर,
पैनाकर, PANCUR, पैनाकर। और चौथी बार है होली के आसपास, होली के आसपास। इस दवा का हमने प्रयोग करके बहुत से किसान भाइयों को लाभ पहुंचवाया है और दवा का नाम है क्लोजेंटाल। क्लोजेंटाल 6 ग्राम की गोली आएगी, एक गोली पर्याप्त है। क्लोजेंटाल, क्लोजेंटाल। ये हमने बहुत संक्षिप्त में, चूंकि मुझे पूरा कवर करना है, ये पेट के कीड़े मारने की हो गया। दूसरी है किलनी। किलनी का जो प्रकोप है वो इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बताइए सही है कि नहीं है? किलनी, जिसे क्या क्या चीचड़ बोलते हैं आप लोग, किलनी का प्रकोप है कि नहीं है? बिल्कुल देशी उपाय बता रहा हूं आपको किलनी के लिए। मैं भी जब इसको पढ़ा, जब मैंने इस पर किया काम, तो मैं भी थोड़ा चकित रह गया। जो पशु गाभिन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पशु गाभिन नहीं है, किलनी मारने के लिए उनके बांटे में, बांटा मतलब दाने में जो सानी लगाते हैं, 1 मुट्ठी सौंफ डाल दीजिए। 1 मुट्ठी सौंफ करके देखिएगा, याद करेंगे आज का दिन, याद करेंगे आज का दिन। 1 मुट्ठी सौंफ सुबह के दाने में, बहुत बढ़िया। 1 मुट्ठी सौंफ सुबह के जो सानी देते हैं उसमें, और 1 मुट्ठी सौंफ शाम के सानी में डाल के देखिएगा, दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे किलनी तो खत्म होगी ही होगी। एक और इसका उपाय है, अगर ये आपको महंगा जी रिपीट, 1 मुट्ठी सौंफ जो हम खाते हैं, जिसका अचार बनता है, 1 मुट्ठी सौंफ सुबह की सानी में और 1 मुट्ठी सौंफ शाम की सानी में आपको डालनी है। लेकिन शर्त मैंने बताई है कि जानवर गाभिन नहीं होना चाहिए। यदि गाभिन हो गया है तो फिर ये सौंफ मत डालिएगा, ये कंट्रा इंडिकेशन है वहां पर। अगर गाभिन जानवर है तो उसकी किलनी मारने के लिए एक होम्योपैथिक सबसे सस्ती दवा है, और उस दवा का नाम है सल्फर 200। सल्फर 200, ये जरूर लिख के ले जाइएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि आपका आना सफल नहीं होगा, अरे सुफल हो जाएगा, क्योंकि सफल तो सभी लोग हैं। सल्फर 200, इसकी एक खुराक, सल्फर 200 उसकी पोटेंसी है। इसकी एक खुराक का मतलब है 5 बूंदें, केवल 5 बूंदें किसी रोटी पे गिराइए और जानवर को खिला दीजिए। ये एक खुराक देनी है दिन में 1 बार, एक खुराक देनी है दिन में 1 बार, 4 दिन लगातार, 4 दिन लगातार। इसके बाद हर हफ्ते 1 खुराक देनी है, बस। इसको एक बार फिर सुन लें। सल्फर 200 की 5 बूंदें एक ठंडी रोटी पे गिरा करके दिन में 1 बार देना है, 4 दिन देना है। इसके बाद 4 दिन के बाद हर हफ्ते में केवल 1 बार, किलनी का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है इसके साथ, 95% किलनी जहां पशु बांधा जाता है वहां होती है, और केवल 5% जानवर के शरीर पे होती है। तो आपने 5% तो मार दी, जो 95% जमीन पर है उसे कौन मारेगा? बिल्कुल सरल सा उपाय है। ये जो चूना पत्थर होता है, चूने पत्थर का जो पाउडर है, उसका छिड़काव करिए रोजाना, जमीन की किलनी भी मर जाएगी। चूने पत्थर के पाउडर का छिड़काव। और अगर ज्यादा प्रकोप है तो एक दवा का नाम लिख लीजिए, विट्रास। विट्रास एक दवा है कंपनी की, विट्राज। इसकी 10 बूंदें 2 लीटर पानी में मिला करके जहां जानवर बांधा जाता है वहां उसकी जमीन पर छिड़काव कर दीजिएगा। और खास तौर से जो जानवर की चारे की नाद होती है
उस नाद के जमीन के नीचे देखिए जो दरारें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो दरारें होती हैं उन दरारों में जरूर डालिएगा इस पानी को, क्योंकि किलनी जमीन पर दिन के समय उस दरार में जाके छिप जाती है। यह किलनी के विषय में हो गया। और तीसरा है पशु के दुग्ध उत्पादन में जो सबसे बड़ी कमी आती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से। डॉक्टर माथुर साहब ने कल इसके विषय में विस्तार से बताया है। आपको जब पशु से दूध लेना है, एक तथ्य जान लीजिए कि 1 लीटर दूध अपने साथ 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.25 ग्राम फास्फोरस जानवर के शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए ज्यादा दूध ज्यादा दिनों तक दूध लेने के लिए, ज्यादा दूध ज्यादा दिनों तक, यही तो पतंजलि का वादा है, यही तो दुग्धामृत का वादा है। दुग्धामृत का वादा क्या है, उसको मैंने शुद्ध हिंदी में बोल दिया कि ज्यादा दूध और ज्यादा दिनों तक दूध। तो आपको कैल्शियम फास्फोरस पर विशेष ध्यान रखना है। आज की तारीख में सबसे सस्ता, अपनी रेंज में सबसे सस्ता 5 लीटर का जार मात्र 440 रुपए का है। अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के कैल्शियम की बात करेंगे तो कोई भी 5 लीटर का जार आपको 600 रुपए 700 रुपए से कम नहीं है। इसलिए याद कर लें कि दूध देने वाले पशु को 100 ml ये आपका समृद्धि कैल्शियम उसको जरूर देना है। ये हो गया मेरा पहला कारण। दूसरा कारण है भूख का लगना या कम लगना या बिल्कुल न लगना। ये जानवर के साथ बहुत बड़ी समस्या है। कभी चारा ज़्यादा खा लेता है तो दिक्कत, कभी चारा कम खाता है तो दिक्कत, कभी मन मार के खा लेता है तो दिक्कत। इसके लिए पतंजलि, मैं तो कहूँगा कि आज की तारीख में अगर सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैं मानता हूँ तो वो मानता हूँ बत्तीसा प्रो। जानवर स्वस्थ है फिर भी आपको हर महीने आपको 50 ग्राम बत्तीसा प्रो पाउडर, 50 ग्राम बत्तीसा प्रो पाउडर आपको काला नमक मिला दीजिए थोड़ा पिसा हुआ और गुनगुने पानी में घोल करके पिला दीजिए। महीने में 10 दिन कर लीजिए इसको। उसके पाचन संबंधी कोई समस्या का मतलब अंत जो है वो तुरंत हो जाएगा। 50 ग्राम बत्तीसा प्रो जो हमारा पाउडर है, चूरन है, उसको काला नमक जरूर इसके साथ मिलाइएगा और गुनगुने पानी में घोल करके पिला दीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 50 ग्राम काला नमक 20-25 ग्राम, उसका आधा जितना आपने दिया है बत्तीसा प्रो उसका आधा। एक चीज आपको और बताता चलूं, यहीं ये मथुरा वेटनरी कॉलेज के एक जर्नल से मैंने इसको लिया है कि अपने पशु को जिस तरह से हमको एसिडिटी होती है, हमको खट्टी डकारें आती हैं, पशु को हमसे ज़्यादा एसिडिटी होती है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम है सारा, सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस। एक नई तरह की एक बीमारी चली है पशुओं में कि जब उमस भरे दिन शुरू होते हैं, जब उमस शुरू होती है उस समय ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है पशु के पेट में। और आप देखिएगा कि जब उमस बढ़ती है तो जानवर का दूध कम हो जाता है। ये जो सारा है सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, इसके लिए एक बड़ा सस्ता निदान बताया है। मात्र 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम खाने वाला सोडा, 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम खाने वाला सोडा दिन में एक बार जानवर के पेट में पहुंचा दीजिए और देखिए कमाल फिर क्या होता है। ध्यान कर लीजिएगा, कौन सा सोडा, खाने वाला कि कपड़ा धोने वाला? यार मेरे साथ घटना हो गई है, उसने कपड़े धोने वाला दे दिया और सत्यानाश हो गया उसका। मीठा सोडा जिसे कहते हैं वो देना है। 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम किसी भी तरह से उसके पेट में पहुंचा दीजिए। तो ये हो गई डाइजेशन की प्रॉब्लम। और तीसरी
देते रहिए जब तक दूध दे रहा है वो, जब तक सर्दी न पड़े तब तक, जब तक सर्दी न पड़े तब तक, कम से कम अक्टूबर के महीने तक डेली देना है सर, डेली देना है। तीसरी जो सबसे हानिकारक तत्व है पशुपालन में, दुग्ध के उत्पादन में, वो है थनैला की बीमारी, जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं। यह कितनी घातक है, डाबर जो कंपनी है डाबर, उसने एक रिसर्च करवाई इसके ऊपर और यह पाया कि हमारे देश में थनैला की बीमारी से हर वर्ष 12,000 करोड़ रुपए के दूध का नुकसान हो जाता है। और अगर इस बीमारी को क्योर नहीं किया गया, इसको रोका नहीं गया, तो आने वाले वर्षों में पशु भी रहेगा, हम भी रहेंगे, लेकिन पशु के थनों में या तो थन नहीं होंगे या तो दूध नहीं होगा। इतनी घातक है ये बीमारी। इसकी रोकथाम के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने अध्ययन किया है, 8 तरह का थनैला है दुधारू पशुओं में, 8 तरह का थनैला। मैंने जो काम किया है थोड़ा सा मैं उसको बताता चलूं। एक देशी प्रयोग है। पहले तो ये बताइए हम थनैला बीमारी को पहचानेंगे कैसे। कल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आपको याद हो तो डॉक्टर माथुर साहब ने थनैला की बीमारी की एक पहचान बताई थी कि छू करके, देख करके, चख करके। क्यों सर? छू करके, देख करके और चख करके। चखना क्या है? वो जो दूध दे रहा है उसे चखना है। मैं आपको एक पहचान और बताता हूं। आप मेरी तरफ देखिएगा, आप जानवर का दूध निकाल रहे हैं या आपके घर में कोई सदस्य, 3 थनों से तो दूध बड़ी आसानी से निकल रहा है, खूब चौड़ी सी धार बिल्कुल सीधी निकल रही है। लेकिन एक थन में क्या हो रहा है कि पतली धार वो भी छितरा जा रही है। पतली सी धार ताकत लगाने पर निकलती है और वो भी छितरा जा रही है। श्योर हो जाइए कि थनैला की शुरुआत हो चुकी है। थनैला की शुरुआत हो गई। काफी टाइट दूध निकल रहा है, धार जो है उस दूध की वो सीधी नहीं जा रही है, छितरा जा रही है। समझ लीजिए थनैला की शुरुआत हो गई। बस इसी स्टेज पर, इसी स्थिति में यदि आपने इसको नियंत्रित कर लिया तो आप बादशाह हैं। अरे मैं नहीं, बादशाह तो पतंजलि है साहब, पतंजलि है। थनैला नील सबसे सस्ता उपाय है, थनैला नील। 50 ग्राम पाउडर गुड़ में मिला करके आपको दिन में 1 बार देना है, 4 दिन तक खिला दीजिए। 4 दिन थनैला नील बिल्कुल नील कर देगा, थनैला को बिल्कुल नील कर देगा। एक मेरा इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ दूं कि ये पाउडर खिलाने से पहले 20 नींबू, 1-2 नहीं 20 नींबू काट करके उसका रस निचोड़ लीजिए और उस रस को सुबह पिलाइए, ऐसे ही अगले दिन सुबह पिला दीजिए 20-20 नींबू का रस। इसके बाद थनैला नील पाउडर खिलाइएगा। थनैला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अगली इसकी स्टेज देख, नींबू का रस आप जैसे पिला सकते हो, पानी मिलाना ही पड़ेगा क्योंकि 20 नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, तो आप उसको ताज़ा पानी मिला करके उसको पिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा। थनैला की अगली स्थिति देखिए क्या होती है जी। 2 दिन, केवल 2 दिन। अगली स्थिति देखिए थनैला की। ये तीसरी कारण देखिए थनैला को कैसे पहचानेंगे। आप यूं हाथ उल्टा करके ऐसे हाथ लगाइए थन के ऊपर, जैसे लगे आग का गोला। 100% थनैला आ गया। थन का रंग सूज करके लाल हो गया और जानवर थन को छूने नहीं देता है, इतनी भयंकर सूजन आई हुई है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। अब मेरी देशी दवा सुनिए। इस पर मेरी एक देशी दवा है कि जब थन में सूजन आ जाए, सूजन लाल रंग की हो, सूजन गर्म हो, आधा किलो हरी मिर्च, आधी किलो हरी मिर्च
डंठल तोड़ करके चटनी बनवा दीजिए, महीन चटनी बनवा दीजिए। 1 लीटर ताजे पानी में घोल करके पशु को पिला दीजिए। 1 लीटर ताजे पानी में घोल करके पशु को पिला दीजिए। घड़ी लगा करके बैठ जाइए, 4 घंटे में सूजन छूमंतर। करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। ये सब किए हुए उपाय हैं, तब आपको बताए जा रहे हैं। ये सूजन चली जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन एक दवाई आपको घर पे बनानी है। लिख लीजिए क्या क्या है उसमें। 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम टिकरी नौसादर, 100 ग्राम टिकरी नौसादर, 100 ग्राम जवाखर। ये पंसारी क्या मिल जाएगी आपको। 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम टिकरी नौशादर और 100 ग्राम जवाखर। ये तीनों सीधे आपको पंसारी क्या मिल जाएंगी। तीनों को मिला करके कूट करके, जी जवाखर, जवाखर भाई जवाखर ही मैं जानता हूं सर, मैं केवल जवाखर जानता हूं। ये टेस्टेड फार्मूला है, आपको शंका शुबह करने की कोई ही जरूरत नहीं है। 100 ग्राम कलमी शोरा, 100 ग्राम टिकरी नौशादर और 100 ग्राम आपको जवाखर। ये तीनों चीजों को लेकर के कूट दीजिए, कूट करके पाउडर बना लीजिए। ऐसा पाउडर 100 ग्राम रोजाना, दूसरे दिन 100 ग्राम तीसरे दिन और 100 ग्राम चौथे दिन आपको देना है। आप इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं, इसको आटे में दे सकते हैं। इसको आटे में देंगे तो बढ़िया है, उसके पेट में पहुंच जाना चाहिए। ये 4 दिन तक की ये मैंने आपको दवा बता दी। इसके बाद 5वें दिन से लेकर के अगले 5 दिन तक, 5वें दिन से लेकर के अगले 5 दिन तक 50 ग्राम मीठा सोडा उसको रोज देना है। 50 ग्राम मीठा सोडा उसको रोज देना है, 5वें दिन, 6वें दिन से लेकर के अगले 5 दिन तक। ये मेरा देशी उपाय है, मैंने किया हुआ है, आप करके देखिएगा, आपको फायदा हो जरूर बताइएगा। ये थनैला की बीमारी का है। अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है पशुपालन में, वो है बांझपन। बांझपन और बांझपन के विषय में IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अरे करीब 15 साल पहले इस पर एक रिसर्च हुई है कि हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे भारतवर्ष में जो बांझपन है वो किन कारणों से होता है। हमारे CO साहब ने कल इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था, मैं उसको पूरा कर दूं कि हमारे देश में जो बांझपन है वो 32.6%, 32.6%। एनिस्ट्रस, एनिस्ट्रस का मतलब पशु का गर्मी में ना आना, पशु का गर्मी में ना आना, इसकी वजह से है 32.6%। 12% जो बांझपन है वो रिपीट ब्रीडिंग की वजह से है। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब है बार बार पशु का गर्मी में आना, बार बार पशु का गर्मी में आना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 56% बांझपन केवल खान पान में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन की कमी की वजह से है। ध्यान करिएगा, बांझपन दवाओं से दूर नहीं होगा, बांझपन दूर होगा। आप समृद्धि कैल्शियम मल्टीविटामिन का प्रयोग करें। और जो हमारी जो आहार है दुग्धामृत है, दुग्धामृत बनाने में जिस तरह के खनिज लवणों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हमारे CO साहब बहुत विस्तार से बता चुके हैं, आपको उसका प्रयोग करना है। ये बांझपन के 3 कारण हैं। एक कल किसी ने समस्या पूछी थी, प्लीज बैठ, मैं पूरा कर दूं तब। बांझपन के लिए एक आखिरी चीज आपको बता दूं कि बांझपन मूल रूप से खनिज लवणों की कमी की वजह से होता है। हमारे सारे पशु आहार में कोई भी ब्रांड ले लीजिए, जिस तरह के खनिज लवण का प्रयोग किया गया है, जिस क्वालिटी का प्रयोग किया गया है, आप नियमित रूप से पशु आहार खिलाएंगे, ये 56% जो बांझपन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए आपको शुरुआत, कल तो बहुत देर हो जाएगी, कल तो बहुत देर हो जाएगी,
आज से शुरुआत करा दीजिए यदि बांझपन से बचना है तो। संक्षिप्त में मैंने आपको ये 4 कारण बताए हैं। आपके प्रश्नों के जवाब के लिए, चूंकि समय हमारा पूरा हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये 2 लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा कि ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है, जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है। बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है। मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है। मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है। फल के टूटने पर बीज अंकुरित होता है। फल के टूटने पर बीज का अंकुरण होता है और बीज टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। बीज टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए मेरे भाइयों, जब आप खुद को टूटा हुआ समझें, मैं नजरें चाहूंगा सर आप सबकी, मेरे दोस्तों, जब आप खुद को टूटा हुआ समझें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसलिए मैं स्वामी जी की लाइनों को दोहराऊंगा कि नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज कर देती है। इसलिए मैं कहूंगा कि साझेदारी करो, किसी के दर्द की करो। साझेदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ, अगर दिल को छू जाए तो जरूर बजाइएगा। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें। जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ वहां सब तुम्हें याद करें। जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। और जहां तुम पहुंचने वाले हो सब आपका इंतजार करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजेश पाराशर जी। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा और उनका शेर शायरी का अंदाज और आपको और प्रोत्साहित करने का अंदाज, एक बार जोरदार तालियां फिर से डॉक्टर राजेश पाराशर सर से। कान सिंह जी का लास्ट ईयर लगभग परिचय आपको सभी को हुआ है। इनको विशेष आशीर्वाद के रूप में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक गाड़ी पिकअप वैन आपके उपस्थिति में भेंट दी है। तो एक बार जोरदार तालियां कान सिंह जी के लिए। इनका क्षेत्र थोड़ा मैं आपको बताऊं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जब ये मिलने आए थे तब लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ कार्य कर सकेंगे। अब एक बस्ता वहाँ गुजरात में मिले थे, पालमपुर में, तो पूरा मतलब ऐसा रण क्षेत्र है और वहाँ की गायें मतलब 2 लीटर 3 लीटर मुश्किल से 4 लीटर ऐसा दूध देती है। ऐसे क्षेत्र में वो पूरे पुरुषार्थ से अपने कान सिंह जी ने कार्य किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन कान सिंह जी का। आप अपना अनुभव बताएं। ओम सरा भवानी डाहिनी सन्मुखर हो गणेश 5 रे मेरी रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरु गोविंद दोनों करा किसके लागू पाँव में बलिहारी ने गुरुदेव की गोविंद दिया बताए। पहले मेरे गुरु तारा मठ श्री प्रतापपुरी जी महाराज, जो जस्तर गुरु जी के बाल साथी है और साथ में पढ़े हैं गुरुकुल में, उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो मेरे पूजनीय गुरु है। और उसके बाद मेरे गुरु शिवराज जी है, जो हमारे से पालनपुर में मुलाकात हुई और मुझको 12 में तहसील दी, डीलरशिप दिया। उसके बाद 2 और भी तहसील डीलरशिप की दी। इनका बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर गुरु रामदेव जी महाराज की असीम कृपा हुई, जो उनसे गुरु ने शिवराज जी ने मिलाया उनको, उन्होंने असीम कृपा करके 7 लाख की गाड़ी मुझको भेंट की। इसलिए मैं उनको बारंबार नमस्कार को, इनका एहसान हम जिंदगी भर कहीं नहीं भूलेंगे।
मैं तो क्या, मेरा परिवार भी नहीं भूलेगा हम किस स्थिति में थे और किस स्थिति में हम आए हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा हुई। और उसके बाद गाड़ियाँ 2 थी। अभी भी हम मेहनत तो करते हैं। सुबह कभी कभी ऑर्डर की दूरी है गांव का, एक दूसरा गांव है 60, 70, 80 किलोमीटर से दूर कोई गांव नहीं है। बड़ा गांव जो होते हैं तो 60, 70 किलोमीटर कोई दूर नहीं, बीच में कोई गांव नहीं आता है। तो सुबह उसका ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं कि सुबह 3:30 3 बजे तक उठते हैं, क्योंकि अगर 3 बजे नहीं उठेंगे और मजदूर की तलाश करेंगे तो मजदूर 10 बजे से पहले मजदूर नहीं आता है। उससे पहले गाड़ियाँ सप्लाई करके वापस आनी चाहिए, शहर में आनी चाहिए। तो हम 3 बजे उठ के 2 गाड़ियाँ, एक का ऑर्डर तो 1 जाती है, 2 का ऑर्डर तो 2 जाती है। तो सुबह उठ के भर के सप्लाई करके 9 बजे वापस बाड़मेर आ जाती है। तो बाड़मेर सप्लाई होती है और मंडी में अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि मंडी में भी दुकान ली है, को मंडी के किराए वगैरह कुछ नहीं है, किसानों का ओटा है, उसको कुछ बनियों ने एतराज बहुत किया था। ये मंडी के दुकान की थोड़ी आपको एक ये बताऊँ, स्थिति बताऊँ। पहले इनको वो मंडी में, बाड़मेर मंडी में कुछ ऐसा एक ग्रुप था कि जो एंट्री नहीं दे रहे थे, वो दुकान के लिए अलाउड नहीं कर रहे थे। बोले पतंजलि वाला घुस जाएगा तो फिर अपना तो बाजा बजा देगा, तो एंट्री नहीं दे रहे थे। फिर इन्होंने क्या की, जो गाड़ी थी उनकी पिकअप वो मंडी के गेट के बाजू में खड़ी कर दी और बड़े से बैनर लगा दिए। अब किसान आते थे, अब वो अंदर घुसने का काम ही नहीं, वहाँ सीधा गाड़ी पर जाके, रोज इनकी गाड़ी खाली होती है। तो फिर देख के वो अंदर वाले तंग आ गए कि भाई अंदर ही जगह दो इनको, तो अंदर ही। तो बाद में उनको दुकान दी गई। फिर सर क्या हुआ कि वो मंडी में एक किराया है, किसानों का ओटा है, वो नया नया बना था। जब रात के समय किसी ने फ़ोन किया कि ये कहाँ से ये ओटा बना है, रात को कब्जा करना तो कर लो। तो मैंने देखो हाँ आ जाऊँगा। मैं गया और रात को निगाह रखी, सुबह 4 बजे मंडी के अंदर घुसे और ऑटो पे माल रख दिया। फिर 9 बजे बनिया आए, बनिया ने कहा ये माल किसने रखा है? तो मैंने बोला मैंने रखा है। आपने क्यों रखा? मैंने कहा पतंजलि का माल है, आप ही पशु आहार बेचते हो, मैं भी पशु आहार बेचने के अधिकार हूँ। तो उन्होंने बोला पशु आहार एंट्री नहीं हो सकती है। मैंने क्यों नहीं एंट्री हो सकती है? सरसों हो रहा है, सुधीर हो रहा है और लोकल बहुत हो रहा है, हमारे पतंजलि क्यों नहीं अंदर होने देंगे? फिर सर ऐसे करते बहुत बड़ा हो गया, माल इधर उधर फेंकने लगा। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पत्रकार आए और उन सब को उन्होंने कहा कि अगर मैं हटाऊंगा तो सब ओटे खाली होंगे। बनियों के करोड़ों का माल वोटों पे था, मेरा तो हज़ारों के माल था जो करोड़ों का वोटा था। अगर आप उठाओगे तो ये करोड़ों का माल उठ जाएगा। मतलब सारे विरोध में चले गए थे, आप समझ रहे ना? सारे विरोध में चले। ये पतंजलि के जो बैग्स है वो फेंकने लग गए थे, फिर उनको पुलिस को बुलाना पड़ा। ये प्रत्यक्ष बात है, अखबारों में आया, फोटो भी आया था, सब था। ये कोई दुखी से भी बात नहीं है। फिर सर उसने जगह 2 ऑटो पे हमने कब्जा किया था। एक ओटा उन्होंने बनियों ने दे दिया कि अगर माहौल ख़राब होगा तो हमारा सब ओटा खाली हो जाएंगे, इसलिए एक ओटा इनको दे दो। एक ओटा हमको मिल गया। फिर उसमें 2 गाड़ियाँ खाली होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पास वाले गाँव की एंट्री मंडी के अंदर होती थी। जो बाड़मेर मंडी ऐसी है जो आस पास वाले गांव जो भी है उसी मंडी में माल लेने के लिए आते हैं। शक्कर है, मंडी है, बाजरी है वगैरह जो कोई भी होती है मंडी वही लगती है। ये ने गोरामालानी है, बायतू है और आसपास के कई तहसीलें हैं। और जैसलमेर का भी माल बाड़मेर शक्कर है, बाजरी है वगैरह भी जाती है, क्योंकि बाड़मेर मंडी बहुत बड़ी है। इसमें पशुआहार भी ज़्यादा है, लोकल पशुआहार भी ज़्यादा है। और जब एक बात बीच में याद आ गई कि जब मैं मंडी के बाहर पहले था तब के बनिए क्या थे, वो पर्दा फाड़ के जाते थे हमारे। रात को आते थे, सुबह पर्दा गायब, ऐसे मतलब रोज बैनर उनको नया लगाना पड़ता था। ये स्थिति ये बोलने में भी बड़ा फास्ट है और काम करने में बड़ा फास्ट है। आधों को समझ में नहीं आ रही है मारवाड़ी ये कितना फास्ट है और मारवाड़ी है। बाड़मेर की भाषा बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही होगी, पर इसका भाव समझ गए होंगे कि किस तरह संघर्ष करके इसने बड़ी लगन से और मेहनत से कार्य को कितना आगे बढ़ाया है। कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत संपन्न परिवार से नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ किया, मेहनत की इसने। जो भी संघर्ष आया उसका सामना किया। बहुत ज़्यादा दलाल लोग, मंडी के लोग, वो अपने स्वार्थ के कारण से, अपने जो क्षुद्र स्वार्थ हैं, बहुत छोटा स्वार्थ है कि मेरा बिजनेस कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए दूसरे को डैमेज करते हैं। उन परिस्थितियों में भी ये इतना शिक्षित ना होते हुए भी, पर इसको लगन थी कि मुझे काम करना है, चाहे किसी भी रूप में, कैसे भी, सुबह उठना, जल्दी काम पे लगना। इसने कितनी बढ़िया बात की कि मजदूर जो है, लेबर जो है, वो 10 बजे से पहले नहीं आती है और काम पे लगते लगते 11 बज जाते हैं, तो आधा दिन तो ख़त्म हो गया।
तो ऐसी स्थिति में इन्होंने यही विचार किया कि सुबह उठ के जल्दी, और बाड़मेर इतना बड़ा ज़िला है, बाड़मेर और जैसलमेर हरियाणा जितना तो एक ज़िला है, जो छोटे स्टेट हैं उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, बहुत दूर दूर गांव हैं, 50-50, 60-60, 70-70 किलोमीटर तक कोई गांव ही नहीं है। उन परिस्थितियों में इसने काम किया, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ देखने में ऐसा लगता है यहाँ कौन फीड खरीदेगा, कौन खिलाएगा, लेकिन कैटल की पॉपुलेशन काफ़ी है वहाँ, इसलिए इन्होंने मेहनत किया। बहुत धन्यवाद, और इससे प्रेरणा लें आप लोग सभी। और कोई आपके विचार हैं तो बताओ। सर एक बात हो, सर मैं वास्तव में क्या होता है कि मैं वो मैसेज नहीं लिख सकता था, पर शिवराज जी से पहले कहता शिवराज जी ये ऑर्डर लगा दो, फिर शिवराज जी हमारे को मेहनत करके ऑर्डर वो मैसेज में नहीं लिख, फिर धीरे धीरे मैं सब सीखा। तो सर क्या था कि कवास में एक डीलर है, उसके 100-150 गैया हैं, उसके पास क्या है कि वो पशु आहार लेता था, 1 साल से ले रहा था, किसी वजह से दूध कम हो गया, तो मेरे को बोला ए कान सिंह ये माल वापस हटा दे। मैं क्या हुआ कि माल 63 लोड आया वो भी खराब है, 100 लोड आया वो भी खराब है, गायें सब सूख गई। मैंने रात को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं किया, मैसेज किया सर शिवराज जी को, शिवराज जी ये हालत है। अपन जो गए थे शिवराज जी साथ में थे, डीलर बनाए, तब सब डीलर बनाए, तो तुरंत डॉक्टर माथुर साहब और सरवण सिंह आए, उनको जैसे तैसे करके वापस बनाया, और समृद्धि का ऑर्डर लिया, शक्तिधारा का ऑर्डर लिया, गोल्ड प्लस का ऑर्डर लिया, और गट्टे का भी ऑर्डर लिया, वापस ग्राहक जोड़ा। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर सहायता करते रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, फर्स्ट नंबर तो नहीं आऊँगा तो 10 नंबर से मैं पहले ज़रूर आ जाऊँगा। इनका बाकी तो कान सिंह जी का आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने देखा है 2006 में इनको नागरिकता मिली है। परिवार ऐसा है, पाकिस्तान से आया हुआ पूरा परिवार है, राजपूत परिवार से है, और बड़े पुरुषार्थी लोग हैं। अभी इंदौर जोन में अग्रवाल ट्रेडर्स रतलाम, इनका अचीवमेंट रहा है 1,40,0750 मेट्रिक टन। हमारे पशु आहार कार्य क्षेत्र में जितनी ही माता बहनें कार्य कर रही है, एक बार जोरदार तालियों से सभी मातृशक्ति का अभिनंदन, क्योंकि क्षेत्र पशु आहार का है, ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है, गाँव में जाना पड़ता है, फिर भी हमारी बहनें इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। कृष्णा जी के अनुभव सुनिए। ओम ओम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम तपस्वी कर्मयोगी स्वामी रामदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यशदेव शास्त्री जी को प्रणाम। आदरणीय सीओ सर, डॉक्टर BRJ माथुर साहब, कुंदू साहब, और सभी मंचासीन और कर्मठ और सरल व्यक्तित्व के धनी शिवराज जी, सभी को मेरा हार्दिक नमन प्रणाम। और पतंजलि योगपीठ परिवार में आए हुए सभी वितरक बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं, मैं भी अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने इस फील्ड में कैसे गति पाई है। मैंने 2013 में सर्वप्रथम जब पतंजलि पशु आहार और PBRI का काम लिया, तब उस समय 1-1 लाख रुपया सिक्योरिटी हुआ करती थी, और उसी समय में हर्ष यादव जी हुआ करते थे। उस टाइम पे इतना प्रचार प्रसार नहीं था। 10 टन की पहली बार मेरे पास गाड़ी आई थी, और 15 दिन तक एक भी बैग मेरा पशु आहार का नहीं बिका था। मैंने उसे बेचने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। मेरे पास पतंजलि चिकित्सालय भी है, जहाँ पर काफ़ी किसान लोग भी आते हैं, वहाँ वैद्य जी बैठते हैं और इलाज के लिए आते हैं। मैंने ये पाया है कि पतंजलि से जो भी जुड़ता है उसे 4 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला तो होता अर्थ लाभ। अगर वो व्यापार करता है, विक्रय करता है, तो उसे 2 पैसे की आमदनी होती है, तो ये तो हुआ अर्थ लाभ। दूसरा उसे लाभ होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान मिलती है। तीसरा लाभ होता है पुण्य लाभ। अगर वो पशुहार बेचता है तो शुद्ध पशुहार पशुपालक तक वो पहुंचाता है, तो गौ सेवा का यह पुण्य लाभ मिलता है। या पतंजलि चिकित्सालय से जुड़ती हूँ तो रोगी लोग जो मेरे चिकित्सालय पे आते हैं वह निरोग होकर के जाते हैं और उनकी दुआएं मिलती हैं, उससे भी मुझे पुण्य लाभ मिलता है। चौथा लाभ जो पतंजलि से जुड़ने पे मिलता है, जो जितने भी हमारे वितरक भाई कार्यशाला में आते हैं, स्वामी जी उन्हें स्वस्थ रहने के गुण सिखाते हैं।
तो उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो मैं कहूँगी ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें वितरक भाई जुड़कर और 4 प्रकार के लाभ प्राप्त कर सके, लेकिन पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर 4 प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी जी की एक बात मुझे बहुत दिल को छू गई थी, जिन्होंने एक बार मैं 2006 में आई थी, जब स्वामी जी ने बोला था कि हम कोई भी कार्य करें तो प्रथम कोटि का हो, चाहे हमारी प्रसिद्धि हो तो वह भी प्रथम कोटि की हो, हमारा चरित्र हो तो प्रथम कोटि का हो, हमारे संस्कार हो तो प्रथम कोटि का हो, और हमारा पुरुषार्थ हो तो वह भी प्रथम कोटि का हो। इसी लक्ष्य को मैं सामने रख करके अपनी गति को आगे बढ़ा रही हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर जो टॉप 10 है, मैं विश्वास दिलाती हूँ उस टॉप 10 में अगली बार जब पतंजलि योगपीठ आऊँगी तब अग्रवाल ट्रेडर्स रतलाम का भी नाम होगा। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं जो अभी कार्य कर रही हूँ, मैं इस कार्य को ऐसे गति दे रही हूँ कि पहले जो मेरे पास सीडी आई थी, PBRA और PGN दोनों मिक्स था उसके अंदर, तो उसको पहले 8 से 10 बार मैंने देख करके उसको समझा। उसके बाद मैं किसानों को जोड़ने लगी और उनको उस सीडी की मैंने करीब 100 से 150 कॉपियाँ करवाई थी और सारे किसान भाइयों को मैंने बांटी थी। उसके बाद मैंने जैसे सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में जो पिकअप आती है, उन पिकअप का मैंने साइज़ का नाप ले करके वो बैनर बनवाए और साइड में गाड़ियों पे लगाया, और मैंने पिकअप वाले से कहा 1500 रुपये 1000 रुपये महीने में उनसे मैंने बात की और उन गाड़ियों पे मैंने लगा दिया, और नीचे अग्रवाल ट्रेडर्स रतलाम करके और सब डीलर बनने हैं तो संपर्क करें, ये मैंने उसमें लाइन लिखवाई। और साथ में उनको ये भी मैंने लोभ दिया कि अगर आप ऑर्डर लेके आते हैं तो 10 रुपये प्रति बैग में एक्स्ट्रा आपको दूंगी, और आप जो माल लेकर के जाएंगे उससे आपको लाभ होगा और आपको उसका भाड़ा भी मिलेगा। तो इस तरह से मेरी थोड़ी सी सेल बढ़ी। और फिर अभी मैंने बैनर भी बनवाए हैं, मुझे शिवराज जी ने बनवा करके इंदौर से भेजे हैं, और उसमें मैंने फ्रेम लगवा करके अभी मैंने सारे वितरक बंधुओं को दे दिए। जितने भी मेरे सब डीलर बने हैं सब में एक रूपता आ गई, और सभी के जो बोर्ड बने हैं स्टार पर, उनका साइज है 3x8 का। वो बहुत अच्छे बैनर लग रहे हैं। इस तरह से मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैंने अखबार में भी ऐड दिए, उसमें मैंने स्वामी जी का जैसे फ़ोटो दिया और उस पर एक टाइटल मैंने दिया था पशुधन क्षेत्र में स्वामी जी की पहल, और करके फिर मैंने नीचे जो न्यूज़ दी थी उससे भी मेरे को काफ़ी लाभ हुआ था। ओम प्रणाम सभी को। हमारे नरेंद्र जी का काफ़ी पुरुषार्थी कार्य है, और हम जब उज्जैन जाते हैं और उनको मिलते हैं तो कभी पता चलता है कि भाई सुबह वैन लेके गए और 2 बैग डाल के आए, मतलब जहाँ डिलीवरी देना था। तो थोड़े क्षत्रिय स्वभाव ही है कि भाई अपने आशुतोष जी जैसे ही कि कम से कम समय में मेरे कस्टमर को माल मिलना चाहिए, चाहे 2 बैग हो 1 बैग हो। गाड़ी ये नहीं देखेंगे कि भाई समय, लेकिन उसी के कारण अच्छे 15-20 लोगों की उनकी टीम है और बहुत अच्छा कार्य उज्जैन क्षेत्र में। वैसे मैं आपको उज्जैन वैसे धर्मनगरी है, लेकिन वहाँ बता दूं कि खलों में मिलावटों का वो भी गढ़ है। तो उस मिलावटों के बाजार में हमने पूरे पुरुषार्थ से नरेंद्र जी ने, हमारे संभाग अधिकारी जितेंद्र जी ने, इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके, पिताजी की भी पूरी मदद है, बहुत अच्छा आगे कार्य बढ़ रहा है। एक वाकया है नकली मिलावट के बारे में कि एक खली व्यापारी अपनी चिप्स निकली नई तो वो लेके गया, परचेस करके गया, किसान को भेज के ले गया। वो उसने वहाँ पर अपनी फफूंद लगी हुई खली हमारे में मिक्स कर दी, और फिर किसानों से बोला कि व्हाट्सअप करो इसको, कि बोले ये नकली खली, इसमें फफूंद आ रही है ये वो, तो बोले ये गलत प्रचार कर रहे हैं ऐसा। मैंने बोला आप वहीं रुकें। फ़ोन पे मैंने कहा गाड़ी उठाई, वैन है मेरे पास, तो वैन लेके मैं गया, ड्राइवर को लिया, मैंने कहा चलो। बोले क्या? मैंने कहा एक कंप्लेन आई है। वह वहाँ गया, मैंने देखा तो मैंने कहा ये अपनी खली नहीं है, इसमें फफूंद लगी हुई दूसरी मिला रखी उनने। 9:30 बजे रात को पहुँचा मैं उसके घर पर, किसान के यहाँ। तो मैंने कहा ये कहाँ से लाए? बोले वहाँ से वो दूसरा एजेंट दे गया मेरे को। मैंने कोई बात नहीं, मैंने उठवाई, गाड़ी में उठा के रख ली। मैं कितने पैसे दिए? बोले 1400 रुपये। मैंने 1400 रुपये लो आप। वो नकली निर्माता इतना उस पर नाराज़ हुआ कि तुमने वो खली दे क्यों दी उनको। उसका उद्देश्य था कि वो हाईलाइट करना मीडिया में ये वो। तो हमने तुरंत उसको समझ पड़े, उसके पहले उसको उठा ली और मार्केट में वापस करा। और उज्जैन में लगभग 8-10 इंडस्ट्री है, सारी नकली, वहाँ पुस्टा और जाने क्या क्या मिलाते हैं, केमिकल मिला के सभी बनाते हैं। और हमने ये इसीलिए किया कि गौ माता बचेगी, आशीर्वाद मिलेगा, मुक्त जानवर हमें मिलेगा, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी का।
अभी इसमें जो बात कह रहे थे, और जैसे कान सिंह जी ने भी जो अनुभव बताया कि वितरक को जिम्मेदारी के अपने जो जिम्मेदारी का जो पार्ट है, तो अपने क्षेत्र में बहुत सचेत रहना पड़ता है। ऐसे तत्व बहुत आगे आएंगे कि जो आपका विरोध करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, संस्था का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एक बहुत बड़ी एक हमारा ये भी एक दायित्व है, जिम्मेदारी है, सचेत भी रहना है। तुरंत अपने अभी अधिकारियों से आपका संपर्क होना चाहिए। अभी सुबह एक भाई मिले थे, तो यहाँ कहीं उदयपुर के थे कि एक कोई कर्मचारी ने वहाँ गड़बड़ कर दी, तो मैसेज गया कि भाई सबसे पहले FIR दाखिल करो। तो वो वहाँ से है डूंगरपुर ज़िले के। तो ये मतलब जो भी एक्शन है होगी तुरंत, लेकिन पता आपको कराना पड़ेगा और खुद भी सचेत रहना पड़ेगा। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ पुणे जोन के गडिंगलज तहसील, जो कर्नाटक बॉर्डर की तहसील है, ज़िला कोल्हापुर, शिवराज एजेंसी, मेरे नाम पर ही इनका है, नाम भी है शिवराज है और एजेंसी भी शिवराज है। तो 1,46,00,000 ऐसा इनका अचीवमेंट रहा है। मेट्रिक टन में 714 मेट्रिक टन ऐसा इनका अचीवमेंट है। एक बार जोरदार ताली हमारे युवा साथी शिवराज जी के लिए। और आपका अनुभव बताइए। ओम सर, परम पूजनीय स्वामी जी को प्रणाम, और यहाँ पर मंच पर बैठे सब आदरणीय गुरुजों को भी प्रणाम। मैं पतंजलि परिवार से 2008 से जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का आरोग्य केंद्र भी है मेरे तहसील में। और पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का मैंने 2014 से काम चालू किया है। जब मैंने पहली बार ऑर्डर दी थी फीड की, तब बहुत परेशानियाँ खड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मिल्क कलेक्शन के 2 बड़े नाम हैं, एक गोकुल है और एक वारना है। उनका खुद का फीड का प्लांट भी है, और उनके मिल्क कलेक्शन में वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि दूसरे कंपनी का फीड लेना नहीं है, हमारा ही फीड यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, सोनोने सर हमारे झेड़ा में, उनको कॉल किया और बोला कि यहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है, फीड की बिक्री नहीं हो रही है। तो सर और उनके सब महाराष्ट्र के जो टीम है वो हमारे तहसील में आए और बोले कि हम यहाँ पर फार्मर मीटिंग लगाते हैं गांव-गांव में, और ऐसा चालू किया हमने। मंथली 4-5 मीटिंग रखे और ऑर्डर आना चालू हुआ। और जो टीम है हमारी महाराष्ट्र की, उन्होंने बताया कि पतंजलि फीड और दूसरे फीड में क्या अंतर है। मतलब जैसा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि जो दूसरे फीड है उसमें यूरिया रहता है और पतंजलि फीड में मतलब 0% यूरिया है। उससे जो फ़ायदा है, जो गाबन नहीं जाता वो, और जो हमेशा दूध का जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व होता है पतंजलि फीड से, वो उन्होंने बता दिया। जब चालू किया किसानों ने फीड, तो उनको रिज़ल्ट आने लगे। रिज़ल्ट आने के बाद उन्होंने मिल्क सेंटर को प्रेशर डाला कि भाई हमें पतंजलि का ही फीड चाहिए, तो भी हम आपके मिल्क सेंटर में दूध देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसा करके हमने मिल्क सेंटर भी बढ़ा दिए। तो एक हमारा सेल था महीने में 30-40 टन। तो सोनोने साहब फिर आ गए 6 महीने के बाद, बोले कि शिवराज जी आप क्या 30-40 टन पे ही रहने वाले हो क्या, उससे आगे नहीं जाने वाले? तो बोलिए सर क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 30-40 टन नहीं चाहिए, सीधा मेरे को 100 टन तक जाना है 2 महीने में। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि अभी सब डीलर्स भी बना दो, एक 5 किलोमीटर के अंतर में एक सब डीलर ढूंढो और वहाँ पर अपना काउंटर चालू कर दो। तो ऐसा करके हमने अभी 15 सब डीलर खोले हैं तहसील में, और 25 मिल्क कलेक्शन सेंटर पे हमारा फीड बेच रहा है।
ऐसे ही हमारा बहुत बहुत बधाई हमारे युवा साथी शिवराज जी को। और इन्होंने जो एक मुद्दा बताया कि किसान अगर डिमांड करेगा तो वो जो डेयरी ओनर है, जो डेयरी संचालक है, सेक्रेटरी है, वहाँ का जो इंचार्ज है, वो उसको कैसे नहीं किसी ना किसी रूप से उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। बहुत बार हमने ऐसा देखा कि जो डेयरी में नहीं रख सकते तो घर में रखते हैं, हमारा फीड घर से सप्लाई करते हैं। गुजरात में ज़्यादा हमने ये देखा है, मध्य प्रदेश में भी ज़्यादा देखा है कि जहाँ ये दिक्कत है वहाँ घर से। अभी हमारे इंदौर के डीलर है कि जो जिनका खुद का ही साझी का सेंटर है, वहाँ जो लोकल डेयरी है स्टेट की, तो वो अपने घर से सारी सप्लाई चला रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और भाई युवा सर वो हमारा जो जिले स्तर पर कृषि प्रदर्शन रहता है, वहाँ पर जो नाम आते हैं कि हमको पतंजलि का फीड चाहिए, तो हमारे प्रकाश जी जो है उन्होंने मेरे को लिस्ट दी थी, अरे भाई ये आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे जाकर उनको विजिट दे दो। उससे भी मेरा मतलब बहुत उन्होंने भी बहुत मेरे को मदद की। जो ऑल इंडिया टॉपर है उनका भी अच्छा उनको इनके साथ कोऑपरेशन है। तो बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां अपने युवा साथी के लिए, भाई शिवराज के लिए। अभी हाँ अच्छा रेसलर भी है। हमारे सीओ साहब की जब पहली विजिट हुई थी कोल्हापुर में, साथ में था, तब उन्होंने, क्योंकि शिवाजी महाराज का मूल कार्य क्षेत्र है कोल्हापुर जिला, इसीलिए सारे भाई रेसलर है, वहाँ भी मल्लयुद्ध और इसमें कुश्ती और सारी ये खेलते हैं।